हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी? मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग श्वेता, अंकिता। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं कि 50% ऑफ चल रहा है। अगर किसी ने कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई है जिसको कोर्स लेना है तो वो ले सकता है। अभी 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम देखेंगे प्लेटो का सिद्धांत। सबसे पहले प्लेटो आपने नाम सुना होगा, है ना? आप सभी मास्टर्स करके आए हुए हैं और आपने भारतीय काव्यशास्त्र भी पढ़ा है और पाश्चात्य भी पढ़ा है ना? मास्टर्स में ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। और प्लेटो आपने नाम सुना होगा, पाश्चात्य दार्शनिक हैं। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपी पेन लेकर के आप बैठ सकते हैं अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पॉलिटिकल से भी एमए किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि डबल एमए है। तो ये, हाँ, ये तो पॉलिटिकल में भी पढ़ना पड़ता होगा आपको, है ना? तो जब आपने ये सब मास्टर्स में पढ़ा है तो आपको अभी समझने के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले तो ये सब कुछ पढ़ करके डिटेल में आते ही हैं, है ना? और मास्टर्स में तो बहुत ज्यादा डिटेल में ये सब पढ़ना पड़ता है। तो आप सब पढ़ करके आए हैं और इतना भी मुश्किल आपको समझना होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहले किया होता है आपने। डबल एमए कैसे हो सकती है? ऐसी ही हो सकती है जैसे, मतलब आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए मेजर में, है ना? मेजर में आपके पास जो दो सब्जेक्ट या कोई ऐसे सब्जेक्ट हो जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं तो डबल एमए हो जाती है ना?
तो आप कर सकते हैं डबल एमए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं ऐसे जो जिनमें आप मास्टर्स कर सकते हैं तो हो जाती है आराम से। ठीक है। गुड मॉर्निंग अंजलि। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन व समृद्ध रही है। पाश्चात्य साहित्य का प्रारंभ ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व सुप्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो से माना जाता है। तो पाश्चात्य साहित्य की शुरुआत किससे मानी जाती है? प्लेटो से। ठीक है। और भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत किससे मानी जाती है? भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत किससे मानी जाती है? सबसे पहले दूसरी शताब्दी में कौन आचार्य हैं भारतीय काव्य शास्त्र में? जल्दी से बताएं। दूसरी शताब्दी में प्लेटो से पहले वहां अनेक चिंतकों और दार्शनिकों का आविर्भाव हो चुका था। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेटो ही पहले दार्शनिक वहां पर थे। भरत मुनि, वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटो ही वहां पर पहले दार्शनिक थे। उससे पहले भी बहुत सारे चिंतक, बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे फिलोसोफर्स आ चुके थे। ठीक है। प्राचीन ग्रीक साहित्य चिंतन का प्रादुर्भाव नाटकों के संदर्भ में हुआ है। प्राचीन ग्रीक साहित्य चिंतन का प्रादुर्भाव या चिंतन की शुरुआत नाटकों के संदर्भ में हुई। प्राचीन ग्रीस में नाटकों का विशेष महत्व था। तो वहां पर नाटकों का पहले विशेष महत्व था। इन नाटकों का धार्मिक उत्सवों से घनिष्ठ संबंध था। तो धार्मिक उत्सवों से घनिष्ठ संबंध मतलब बहुत नजदीकी का। इसी कारण कुछ विद्वानों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या धार्मिक आधार पर की है। तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है ये हम आगे चल करके देखेंगे। पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? प्लेटो को पढ़ रहे हैं। ठीक है। पहले प्लेटो आएंगे फिर अरस्तु। आप देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी देशों का काव्य शास्त्र, है ना। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मतलब क्या हुआ? पश्चिमी देशों का, पश्चिम के देशों का काव्य का शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस ये तीनों यूनान से थे। अब आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन से दार्शनिक कहाँ से थे। ठीक है। तो प्लेटो, अरस्तु और लॉन्जाइनस ये तीनों कहाँ से थे? यूनान से। यूनानी दार्शनिक थे तीनों। ठीक है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड्स ये तीनों कहां से थे? ये तीनों इंग्लैंड से थे। क्रोचे इटली से थे। ठीक है। और टीएस इलियट अमेरिकी थे ये। तो इनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको मिलान करने के लिए दे दिए जाते हैं, है ना। तो मिलान में आपको पूछ ले जाता है वर्ड्सवर्थ। मतलब यहाँ पर एक साइड आपको दार्शनिकों के नाम मिल जाएंगे लिखे हुए। प्लेटो, अरस्तु, टीएस इलियट, क्रोचे, लॉन्जाइनस। और यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा यूनान, इंग्लैंड, अमेरिका, है ना। तो इस तरह से आपको फिर ये मिलान करने हैं। ऐसे मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चंस इसमें से बनता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से दार्शनिक कहाँ से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से, किस देश से, किस जगह से। ठीक है। प्लेटो से पूर्व तीन सिद्धांत प्रचलन में थे। प्लेटो से पहले तीन सिद्धांत थे प्रचलित। कौन कौन से? एक तो प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा विरेचन का सिद्धांत। ठीक है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत अब हम देखते हैं। सबसे पहले प्लेटो का जन्म 427 माना जाता है और कहीं कहीं 28 भी मिलता है, लेकिन आपको 27 ज्यादा मानना है ना। इंपॉर्टेंट लिखे ना मैम। यस, हाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व एंथिस यूनान में हुआ था इनका जन्म। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। प्लेटो को किसका जनक कहा जाता है? आदर्शवाद का। और इन्होंने जो सिद्धांत दिए उसमें भी एक नाम रह गया मैम, कोई बात नहीं, अगर यहाँ रह गया आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नमस्ते मैम, सॉरी लेट हो गई, कोई बात नहीं अंकिता।
कितनी स्लाइड्स हो गई? एक ही स्लाइड हुई है अभी, एक ही स्लाइड हुई है, दूसरी कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, ये पिछली स्लाइड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। इनका जन्म हुआ था 427 और इनका निधन हुआ था 347 ईसा पूर्व। इनका मूल नाम क्या था? अरिस्तोकलिस, और सुकरात के द्वारा इनको ये दिया गया था। ठीक है, प्लातोन था, प्लेटो सुकरात के मेधावी छात्र थे। मतलब इनका, सॉरी, इनका मूल नाम क्या था? प्लातोन। प्लेटो का मूल नाम प्लातोन, किसने दिया था इनको? अरिस्तोक्लिस और सुकरात ने दिया था। ठीक है, ये सुकरात के शिष्य थे, तो सुकरात का नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर। ओके। पिता का नाम अरिस्टोटोन और माता का नाम पेरिकटोन था। तो इनके माता पिता की जरूरत नहीं है आपको, है ना? आपको सिर्फ इनका मूल नाम याद रखना है, प्लातोन। और ये सुकरात के, यहाँ पे लिखा है प्लेटो सुकरात के मेधावी छात्र थे, यानी कि जो प्लेटो थे वो सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, तो सुकरात का नाम आपको याद रखना पड़ता है। ओके, आगे चलो मैं। हाँ, अगर कोई नाम रह गया है वो आगे हम इनको डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। सारे ही पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में। ये प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड, ये सब आपको आगे देखने को मिलेंगे। इनको मतलब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर छूट जाएगा नाम, कोई बात नहीं, आगे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में इनका नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो को भारत का अफलातून कहा गया है। ठीक है, तो ये इनका जो है फारसी में इनका नाम अफलातून। ठीक है, अब अलग अलग भाषाओं में नाम बदल कैसे जाते हैं ये पता नहीं मुझे भी। मतलब मैं भी आज तक इस बात को समझ नहीं पाई कि अ, कैसे बदल जाते हैं। अब अरस्तु को अगर हम इंग्लिश में देखें तो अरस्तु को इंग्लिश में कहा जाता है एरिस्टोटल, और हिंदी में उनको अरस्तु कहा जाता है ना। तो कहीं कहीं अगर आपको कभी एरिस्टोटल देखने को मिल जाए तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो हमारे सर बताते थे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एरिस्टोटल लिख के ऐसे, और पूछ लिया एरिस्टोटल का सिद्धांत, कहते मैंने छोड़ के आ गया कि पता नहीं क्या है, कौन है। तो बड़े दिनों बाद कहते मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अरिस्टोटल अरस्तु को कहते हैं। तो उनको बड़ा पछतावा हुआ कि मुझे, मतलब पता था कि अरस्तु का सिद्धांत तो पता था, लेकिन ये नाम बड़ा डिफरेंट सा था। तो फिर बाद में पता चला कि अरिस्टोटल अरस्तु को ही कहते हैं। तो वहां पर आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इनके नाम अंग्रेजी में कुछ और होते हैं, हिंदी में कुछ और होते हैं, अरबी फारसी में, मतलब अलग अलग भाषाओं में हम पता नहीं क्यों नाम बदल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंग्रेजी में इनका नाम प्लेटो था। और क्या देखा हमने, इनका नाम, जो मूल नाम प्लातोन है ना। और इनको भारत का अफलातून कहा गया है। अफलातून का मतलब ज्ञानी, होशियार, समझदार, है ना। प्लेटो संस्कार और स्वभाव से कवि तथा शिक्षा और परिस्थिति से दार्शनिक थे। संस्कार और स्वभाव से क्या थे ये? कवि, है ना। स्वभाव से कोई कवि है तो मतलब जन्मजात प्रतिभा है, हमने पढ़ा था ना काव्य शास्त्र में, भारतीय काव्य शास्त्र में। स्वभाव से अगर कोई कवि है तो क्या है? जन्मजात प्रतिभा है उसके अंदर, जो ईश्वरीय प्रदत्त होती है ना। तो जो जन्मजात प्रतिभा प्रतिभा जो होती है, टैलेंट जो होता है, वो कौन देता है? ईश्वर देता है। ईश्वर के द्वारा दिया जाता है वो टैलेंट, और वो हमारे स्वभाव में, ये वो मनुष्य के स्वभाव में आ जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहते हैं। अच्छा जी, तो प्लेटो संस्कार और स्वभाव से क्या थे? कवि, तथा शिक्षा और परिस्थिति से क्या थे? दार्शनिक। तो मतलब इनकी शिक्षा कौन सी वाली थी और इनकी परिस्थिति क्या थी? दार्शनिक। ठीक है, वे सत्य के उपासक और तर्क के हिमायती थे। सत्य के उपासक थे, तर्क के हिमायती थे। वास्तविकता यह है कि प्लेटो ने सुकरात के विचारों को संवाद शैली में लिपिबद्ध किया। प्लेटो ने सुकरात के विचारों को, ठीक है, तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, आपको बता चुकी हूं।
तो शिष्य ने मतलब प्लेटो ने अपने गुरु के विचारों को क्या किया, संवाद शैली में क्या किया, लिपिबद्ध किया। मूलतः प्लेटो का लक्ष्य काव्य सिद्धांत का सृजन करना नहीं था, बल्कि आदर्श गणराज्य की स्थापना करना था। तो उनका मूल लक्ष्य, उनका जो लक्ष्य था वो क्या था? मैम आज 1 आवर की क्लास है, दो, आज एक की ही है, अभी शाम में हम क्लास लेंगे दूसरी, ठीक है। मूलतः अब इसके बाद आपकी संडे को 2 घंटे की क्लास होगी, उसके पहले नहीं, ठीक है। और 30 को आपकी लास्ट क्लास है, मतलब जो दो दो हम क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद हमारा जब सिलेबस कवर हो जाएगा फिर हमारी एक ही क्लास होगी, और वो भी मुझे नहीं पता है कि ऐप पर होगी या फिर यूट्यूब पर, है ना। तो यूट्यूब पर हो सकती है शायद, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो आपको रिवीजन करना है डट के, और पढ़ाई करनी है डट के, है ना। 1 महीना नवंबर वाला अभी आपके पास है, और उस वो वैसे आपका त्योहारों में निकल जाएगा, है ना। तो उस महीने पे ज्यादा, बहुत ज्यादा भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ाई पे जोर ज्यादा देना है आपको, है ना। तो 15 दिन तो समझ लो आपके निकल जाएंगे दिवाली में, है ना। और एक हफ्ता तो आपका पूरा अभी नवरात्रों में निकल गया, कल दशहरा भी मनाया होगा। तो क्या मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है ना। सॉरी आई एम लेट, आरती गुड मॉर्निंग। तो क्या होता है कि मतलब अभी त्योहार चलते हैं नवंबर अक्टूबर नवंबर में, तो पूरा ऐसा ही होता है। 15 दिन आपके पास मतलब टोटल रख के चले आप, तो 15 दिन में आप खूब रिवीजन करें, जितना पढ़ा दिया है उसको बार बार पढ़े, बार बार। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप एमसीक्यूज करें ज्यादातर, ठीक है। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पे ज्यादा जोर दो आप अभी फिलहाल। और सिलेबस के साथ 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 ये आपको करना है, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ। दूसरा, जो पांडे वाले आपके पास गाइड है उसको 4-5 बार आप पढ़ लो अच्छे से। अगर जिनको भारतीय काव्य शास्त्र समझने में दिक्कत हो रही है, उनके अ, जो सूत्र है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सूत्र में होती है, क्योंकि संस्कृत के हैं और थोड़े लंबे लंबे सूत्र होते हैं, और नाम भी थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उनको अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो वो सारा पांडे वाली गाइड से 4-5 बार उसको पढ़ लो आप। पढ़ लोगे तब तक एग्जाम तक, है ना। उसको एक टारगेट रखो कि आपको इसको 3 दिन में खत्म करना है, 3-3 दिन का टारगेट रखो, 3 दिन में खत्म हो जाती है वो, ठीक है। 3 दिन का टारगेट रखो उसके लिए, और 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके ऐसे ही दिमाग में पढ़ पढ़ के चली जाएंगी, है ना। और फिर पीवाईक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ साथ में। आपका जो सिलेबस करवाया है मैंने उसको भी पढ़ते रहो साथ साथ में, ठीक है। आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। क्विज आप कर ही रहे हो, लेकिन सीरियसली अगर आप क्विज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो सीरियस है बच्चे क्विज में, है ना, जो सिर्फ गप्पे मारते हैं, वो अपना खुद का मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। लेकिन जो सीरियसली क्विज दे रही हैं, और सीरियसली क्विज देने का मतलब ये है कि आपकी जहाँ पे गलती होती है उसको आप पहचान रहे हो, और क्विज में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप नोट कर सकते हो, वो भी आपके काम के होते हैं, है ना। और जैसे एक बार क्विज हो जाता है तो आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं दोबारा कि किसका आंसर क्या था, है ना। बाद बाद में भी आप उन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके अपनी तैयारी को जारी रखें। हमारी तो छठ पूजा में निकलेगा, ये कब होता है अभी ना, मतलब ये नवंबर में। इसकी भी बड़ी धूम होती है ना आपके वहाँ, मतलब ये ज्यादातर यहाँ पे नहीं होता है हमारे हिमाचल में। ये यूपी में और एमपी में ज्यादा होता है ना, यहाँ पर नहीं मनाई जाती है छठ पूजा। दिवाली के कुछ दिन बाद, अच्छा। हाँ मतलब आप समझ लो कि आपका पूरा महीना ही निकल जाएगा इसमें, है ना। तो सीरियसली आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप कर सकते हैं, है ना। तो सीरियसली लेकिन आपको करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, तब जा करके कुछ हो सकता है। तो त्योहारों की धूमधाम होगी तो आपका दिमाग तो उसमें फंसा रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें पढ़ने में, तो आपके लिए फायदा है।
मैं तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो उसके लिए कहीं जाना पड़ता है क्या? वो घर पे नहीं होता है? मूलतः प्लेटो का लक्ष्य काव्य सिद्धांत का सृजन करना नहीं था। मतलब प्लेटो का उद्देश्य ये नहीं था कि वो काव्य सिद्धांत को रचे या काव्य सिद्धांत का सृजन करे। उनका उद्देश्य था कि वो आदर्श गणराज्य की स्थापना करें। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं। इनके कुल 36 ग्रंथ हैं। 36 ग्रंथों का जिक्र मिलता है, जिनमें 23 संवाद और 13 आलेख हैं। आलेख पत्र के रूप में है। इयोन काव्य, क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस, गोर्गियास, सिंपोजियम, रिपब्लिक ये काव्य हैं। फ्रेदुस, फिलेबुस, द लॉज, द रिपब्लिक, पोलिटिया गणतंत्र पर है ये रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज और सिंपोजियम और इयोन इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देखो इनके थोड़े ग्रंथ भी ये इंग्लिश वाले हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन ठीक है। मन तो कर रहा है कि खुद को पैक कर दूं, कहीं एक महीने अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। हाँ, तो ये करना पड़ेगा आपको, है ना? नदी पर होता है? अच्छा। उगते सूरज की पूजा करते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। अच्छा, वो नदी पर ही बनते हैं सारे? ढलते सूरज के अब मतलब पूरा दिन लग जाता है? ओके 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 ओके। देखो पैक करोगे तो अच्छा ही है ना? तो आपके लिए इसका फायदा है। और बहुत सारे बच्चे जो सफल हो जाते हैं वो सब यही करते हैं, है ना? जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उनकी एक स्टोरी होती है, तो वो स्टोरी खुद से बनानी पड़ती है आपको, खुद से नहीं बनती स्टोरी। 4 दिन लगते हैं? ओ, नदी या तालाब, ओके। अभी तो करवा चौथ भी आ रहा है, मतलब बहुत सारे त्योहार हैं। और दिन भर काम करके इतना थक जाती हूँ कि 12 बजे तो मैं सो जाती हूँ। अच्छा, मतलब आपको सारा काम आपको ही करना पड़ता है? बुजुर्ग अम्मा आप ही हैं घर की? अच्छा, 2 दिन, ओके ओके ओके। हम्म। मैं बता रही थी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है। जो स्टोरी खुद से नहीं बनती है, क्रिएट करनी पड़ती है ना? तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी स्टोरी को बनाने के लिए, है ना? और ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक तपस्या होती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, एक तपस्या है। अगर आपने इसको कर लिया तो आप सक्सेसफुल हैं, है ना? तो सक्सेस होने के लिए आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको पैक ही करना पड़ता है खुद को, है ना? अब पैक करके ऐसे नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करें अपने कमरे में, है ना? टाइम वेस्ट बहुत सारी चीजों से हो जाता है। सबसे बड़ा टाइम जो वेस्ट करता है हमारा, वो फोन है ना? तो फोन एक बार हाथ में आ गया तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है फोन पे। पेट का काम फैला रखा है, सफाई सामान सेटिंग इसी में चला जाता है। कितना भी इग्नोर करके बैठे रहो, ओहो। क्या ही कह सकते हैं, बस थोड़ा सा कोशिश करो मैनेज करने की, है ना? अभी एक तो दिवाली के टाइम ये ज्यादा सफाइयां होती हैं, है ना? और वैसे एग्जाम के टाइम में घर वालों को ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्टडी होती है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन एक यही रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि सफाई करो बस दिवाली में, है ना? खैर फिर भी आप अपने आप को पैक कर सकते हैं, है ना? आपकी बात अकेले नहीं कर रही मैं, सभी को कह रही हूँ, है ना? तो फोन पे हाँ, आप पढ़ाई के पर्पज से बेशक आप फोन लेके बैठे हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो थोड़ा सा
अपने आप को मतलब ऐसा बनाओ कि आप पढ़ाई कर लो बस, है ना? आपने नहीं करी सफाई मैम, पता नहीं मेरे घर पे सफाई चल रही होगी, मैं तो घर पे नहीं रहती ना। दिवाली होती है लेकिन मैं घर पे नहीं रहती हूँ। मैं तो किराए किराए के घर में रहती हूँ, और वो भी मैं घर से बहुत दूर हूँ। तो घर पे सफाइयाँ चलती रहती हैं, वो मुझे उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। घर पे भाभी है, मम्मी है, तो कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो कि आप मोबाइल को मतलब साइड ही रखो, है ना? थोड़ा रिश्तेदारों को भी बोल के रखो, अपने दोस्तों सहेलियों को बोल के रखो कि भाई कॉल नहीं करना है। मतलब मैंने तो सबको ही बोला हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं होता है, कॉल नहीं करनी मुझे। तो कोई मुझे कॉल नहीं करता है, मतलब घर से कभी कॉल आ जाती है, बहुत रेयर। तो बाकी मैं खुद ही कॉल करती हूँ, अगर मुझे जब मुझे टाइम मिलता है तब। वो भी मैं तब करती हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, खाना खाने का टाइम। या मैं खाना खाते हुए बात करूँगी, या सफाई करते हुए बात करूँगी। अदरवाइज़ मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारा। तो वो आपको खुद को अपनी लाइफ वैसे सेट करनी पड़ेगी कि आप बोल के रखो घर वालों को भी, हमें आप घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपको लोग कॉल करते हैं, उनको बोल के रखो कि हमारे पास टाइम नहीं होता है ना? या फिर मतलब मैं तो एग्ज़ाम के टाइम में यही करती हूँ फिर, या स्विच ऑफ रखो फ़ोन। मतलब एक नंबर ऐसा अपना अपने पास रख लो कि जो आपके घर वालों को बस पता हो, है ना? बाकी किसी को नहीं। तो मतलब मैं तो एग्ज़ाम टाइम में ऐसे ही करती हूँ। एक नंबर ऐसा कि जो घर वालों को ही पता हो बस, बाकी किसी को पता ना हो। इंटरनेट उसमें मतलब चलता हो, आपका रिचार्ज हो उसमें, और आप उससे पढ़ाई कर सकें, और सिर्फ घर वालों के आपको कॉल आए। बाकी क्योंकि घर वाले इंपॉर्टेंट कॉल करते हैं, तो उनकी कॉल आए, बाकी किसी की कॉल ही ना आए आपको। अगर कोई आपको कहे कि आप कॉल नहीं करते, बात नहीं करते, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि भई टाइम नहीं होता है। जी, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको खुद के लिए खुद ही बनाने हैं, है ना? हाँ, एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए अभी भी अगर आप 15-20 दिन भी एग्ज़ाम को ढंग से दे देंगे ना, तो कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो थोड़ा-सा मतलब अपने आप को ऐसा बना लें, है ना? खुद ही अपनी स्टोरी को क्रिएट करें कि आपको लोग कल को पूछें कि कैसे आप सफल हो गए? क्या किया था आपने? है ना? तब आपको बताने में भी मज़ा आएगा कि हाँ, हमने ऐसे-ऐसे डिसीज़न लिए हैं लाइफ़ में। तो ये डिसीज़न लेने पड़ते हैं। ठीक है? तो जिनको ज़्यादा मतलब मोबाइल यूज़ करने की आदत है, सबसे पहले तो वो कंट्रोल करें खुद को। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, गेम है, यूट्यूब है, मतलब यूट्यूब पे इंसान चला जाता है तो वापस आता नहीं है ना? थोड़ी देर व्हाट्सएप खोला, किसी ने वहाँ पे लिंक डाला है, तो कोई वीडियो का लिंक है, तो आप वीडियो देखने लग गए, फिर आपको एक वीडियो खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई, तीसरी शुरू हो गई, इस तरह से पूरा दिन वेस्ट होता है उसमें, है ना? और कुछ लोगों को तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत होती है, खरीदना कुछ नहीं है, बस देखते रहना, है ना? तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गेम खेलता हूँ, तो गेम गेम में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। 18 घंटे स्टडी करने वाले इंसान हूँ। अब 8 घंटे भी प्रॉपर नहीं पढ़ पा रही। ओह! ये तो बहुत गलत बात है। मतलब 18 घंटे वैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना? मैं नहीं बोल रही हूँ आपको कि 18 घंटे पढ़ो। अगर आप 8-10 घंटे भी ढंग से दे देंगे स्टडी को, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो है, अच्छा हो जाएगा। और जैसे ऑनलाइन किसी को ये शॉपिंग करने की आदत है, ये भी बहुत मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो शुरू हो जाते हैं ना, तो उनको बस पूरा-पूरा दिन उनका इसी में बीत जाता है कि कौन-सी नई चीज़ है, मतलब स्पेशली औरतों को, लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कौन-सा सूट नया है, कौन-सी चीज़ नई है, तो खरीदेंगे खरीदेंगे भी, लेकिन खरीदेंगे थोड़ा, और देखेंगे ज़्यादा, टाइम वेस्ट ज़्यादा करेंगे।
15 मिनट की कोई बात नहीं है। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना? इतना तो टाइम आपको अपने लिए देना भी चाहिए कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। आप गेम खेलो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है गेम खेलना, अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ फ्रेश होने के लिए खेल रहे हो उसको, है ना? बट अगर आपका आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे उसमें ही बीत रहे हैं, तब आपके लिए टेंशन वाली बात है। 15 मिनट तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और वो तो आप खेल सकते हो 15 मिनट। 15 घंटे पढ़ता था। हुँ। हाँ, अच्छा है आप स्टडी को अगर टाइम देंगे जितना ज़्यादा। मैंने की है मैम, गुरुजी को पता है। हाँ, मैंने भी की है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरा एग्ज़ाम टाइम में मतलब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, है ना? आप कर सकते हो थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आपका टाइम ही उस पे वेस्ट हो रहा है अब, है ना? हाँ, अच्छा आप स्कूल में पढ़ा के थक जाता हूँ। ये प्रॉब्लम भी रहती है, जब हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें भी टाइम देना पड़ता है ना? और अपनी स्टडी के लिए फिर उतना ही टाइम बच जाता है। मेरा भी वही होता है, मुझे पीपीटी बनानी होती है, फिर खुद भी पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, है ना? चाहे मुझे जितना भी आता हो, हालाँकि आता ही है सब कुछ, फिर भी पढ़ना पड़ता है ना? तो मतलब रिमाइंड करने के लिए चीज़ों को समझने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है। फिर भी तो टाइम लग मतलब हो जाता है। और जब हम पढ़ाई के अलावा और काम करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? बस थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दो कि हम कर क्या रहे हैं पहले तो। तो अपने ऊपर जब आप ध्यान देंगे कि हम सही डायरेक्शन में हैं, गलत डायरेक्शन में हैं, तो एकदम से आप अपने आप को सही करें। हाँ, हालाँकि आप कर हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको होश आ गया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो उसी टाइम उसको खत्म कर दो, स्टॉप कर दो उसको, है ना? खुद ही मतलब आपको डिसीज़न लेना है अपने लिए। ये होता है, पढ़ना छोड़ दूँ, ये सबके साथ होता है। जब कमाना शुरू कर देता है ना इंसान, फिर ये दिक्कतें होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में कमाना नहीं चाहिए। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, जो कमाते भी हैं, खुद का खर्चा खुद ही चलाते हैं और मतलब मेरी नॉलेज में ऐसे लोग हैं, जो खुद का खर्चा खुद ही चलाते, कमाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि उनको उनकी घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि उनके घर वाले उनको पैसे दें और उनके घर वाले उनको पढ़ाएँ आगे, बड़े लेवल की उनको स्टडी करवाएँ। लेकिन वो खुद से कमाते भी हैं और अपने लिए टाइम भी देते हैं, है ना? मतलब स्टडी के लिए टाइम भी देते हैं और पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरे साथ खुद ऐसी लड़कियाँ पढ़ती थी कि एक लड़की थी, अ, वो साउथ से थी और एज 35 हो चुकी थी, मतलब लास्ट चांस बचा था जेआरएफ के लिए और मैरिड थी, तो घर भी सँभालना है और घरवाले सपोर्टिव भी नहीं हैं। तो घर भी सँभालना है, सब कुछ मैनेज भी करना है। पढ़ने में भी होशियार थी, सारी चीज़ों को मैनेज भी करती थी। लास्ट चांस था और लास्ट चांस के लिए उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मतलब बहुत मेहनती लड़की थी वो। बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की और लास्ट चांस में उसने मतलब जेआरएफ भी कर लिया अपना। अच्छा, पढ़ाना, पढ़ाना, ओके। हाँ, पढ़ाना अगर दिक्कत कर रहा है, देखो, मैंने भी पिछले दिनों में सोच लिया था फिलर फॉर्म छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी। पूरा-पूरा दिन मेरा पीपीटी बनाने में चला जाता था और तब उतना आता भी नहीं था, ये मतलब पीपीटीज़ वगैरह बनाना नहीं आता था, नया-नया शुरू किया था, तो फिर ऐसा मन करता था कि खुद की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर ये काम मैं क्यों करूँ? मुझे ऐसे हो रहा था कि नहीं, मैं छोड़ दूँगी। बट धीरे-धीरे जैसे मैनेज किया चीज़ों को तो हो गया। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर भी, अभी भी हो जाती है। तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, है ना? अगर आपकी स्टडी में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, मैनेज कर सकते हैं तब। तो मैनेज कर सकते हैं तो आपको फिर थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने लिए, स्टडी के लिए। हुँ।
तो थोड़ा-सा मतलब खुद को मैनेज करना ही पड़ता है। हाँ, अगर आपको जॉब के साथ आपका मैनेज नहीं हो रहा है, तो नहीं मतलब छोड़ देना चाहिए फिर। फिर आप पहले अपनी स्टडी कर लो, फिर बाद में फिर से जॉइन कर लेना। हम बोर्ड एग्ज़ाम वही है ना, मतलब मेरा भी वही था कि मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। यही प्रॉब्लम हो रही थी कि छोड़ूँ भी कैसे? अगर फिलर फॉर्म पे मैं अकेली हिंदी पढ़ा रही हूँ, अगर कोई और दूसरा टीचर होता, मैं उसके भरोसे छोड़ देती कि कोई कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ा रही तो कोई और पढ़ा लेगा। मैं तो छुट्टी भी नहीं ले पा रही थी, मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन हालाँकि मेरा एग्ज़ाम था, मैं छुट्टियाँ भी नहीं ले पा रही थी कि क्या करूँ? बच्चों को पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है और मतलब सच सच बात है कि मतलब आप लोगों की इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कभी-कभी, मैं सोचती हूँ कि कैसे सारी चीज़ों को आपको याद करवाऊँ। बट वही है कि थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैनेज कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए आप जॉब छोड़ सकते हैं, उसके बाद फिर अ, मतलब फिर से जॉइन हो सकते हैं, है ना? तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा-सा टाइम बचा है, बस पढ़ाई कर लो अच्छे से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं और फिर भी टॉप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने की है, तो जब उन्होंने की है तो हम भी कर सकते हैं। हुँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर फिलर फॉर्म पे कोई दूसरा टीचर होता हिंदी तो मैं छुट्टी ले लेती। बट छुट्टी भी नहीं ले पाई मैं। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा वो थी कंडीशन खराब। पढ़ना होता है ऐसे-ऐसे। हाँ, सही बात है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, शुद्ध मात्रा का ख़्याल रखना सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी है। हुँ, चलें। द रिपब्लिक आदर्श गणराज्य संबंधी है ये ग्रंथ इनका, प्लेटो का है, ठीक है? रिपब्लिक ग्रंथ राजनीति चिंतन और आदर्श राज्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कविता नाटकीय शैली में लिखी गई है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है, दास्तां मृत्यु से भी भयावह है। ये वाला कथन इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि ये कहाँ पर लिखा गया है और किसका कथन है, ठीक है? तो प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है। क्या लिखा है? दास्तां मृत्यु से भी भयावह है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोंट वरी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, हो जाता है कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ किसी को भी, है ना? तो समझ आना चाहिए सबसे पहली बात, मेरे मैम यही कहते थे। मतलब मुझे आपकी बात समझ में आनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। द स्टेट्समैन ये आदर्श राजनेता संबंधित है। द स्टेट्समैन ये भी एक द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज इनके ग्रंथ द से ही शुरू होते हैं, ठीक है? द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, ठीक है? तो और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनके ऐसे नहीं कि सारे दी से ही शुरू होंगे। अ, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके ग्रंथ हैं, उनका ध्यान रखना आपको, ठीक है? प्लेटो द लॉज, लॉज लॉ होता है ना कानून, कानून विधि, तो विधि संबंधी, ठीक है? तो ये वही है। आगे है उपयुक्त ग्रंथों में उन्होंने 5 दार्शनिक विषयों का निरूपण किया है। आदर्श राज्य, आत्मा की आत्मा का अमरत्व, प्रत्यय सिद्धांत, सृष्टि का शास्त्र सिद्धांत और ज्ञान मीमांसा। तो इन्होंने 5 दार्शनिक विषयों का निरूपण किया है। प्लेटो एक महान पाश्चात्य विचारक थे, एक महान दार्शनिक होने के साथ-साथ साहित्य जगत में एक आलोचक के रूप में भी विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। तो आलोचक भी थे ये। प्लेटो से पूर्व होमर, हेसियाड, अरिस्टोफेनिस आदि विद्वानों के मत मिलते हैं। ये विद्वान काव्य का लक्ष्य शिक्षा देना और आनंद प्रदान करना मानते हैं।
काव्य का लक्ष्य क्या मानते हैं? शिक्षा देना और आनंद देना, आनंद प्रदान करना। प्लेटो कवि तथा काव्य के विषय में विरोधी विचार व्यक्त करते हैं। कवि और काव्य दोनों के विषय में विरोधी विचार व्यक्त करते हैं प्लेटो। मूल रूप से उन्हें कविता का निंदक कहा जा सकता है। तो इनको कविता का निंदक कहते हैं, लेकिन अपनी जगह ये भी सही है। आगे देखेंगे हम इनकी विचारधारा को। प्लेटो की काव्य संबंधी यह अवधारणा उचित है या अनुचित, इसका निर्धारण उनके युग की परिस्थितियों तथा उसकी जीवन दृष्टि को समझकर ही किया जा सकता है। प्लेटो के कवि संबंधी विचार। प्लेटो एक दार्शनिक, सत्य के उपासक और तर्क के हिमायती थे। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने जहां एक और दर्शन की वेदी पर अपने कवि हृदय को न्यौछावर कर दिया, यही यही नहीं, उन्होंने अपने श्रद्धा पात्र होमर की भी निंदा की है। तो होमर की निंदा किन शब्दों में इन्होंने की है वो हम आगे देखेंगे। द रिपब्लिक में भी लिखते हैं, इट वुड बी रॉन्ग टू ऑनर अ मैन एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रुथ। तो प्लेटो के इस निर्णय के पीछे संभवतः उनके युग की परिस्थितियों की महती भूमिका रही है। प्लेटो का युग 500 ईसा पूर्व का उत्तरार्ध है। इस समय जनता में शासन सुधार की उत्कट भावना थी। तो प्लेटो का समय बता रहे हैं कि उस समय क्या था, जनता में शासन सुधार की, मतलब जनता क्या चाह रही थी कि जो शासन है उसको सुधारा जाए। प्लेटो स्वयं एक समाज सुधारक थे, है ना। जैसे कबीर का नाम आता है ना समाज सुधारकों में, वैसे ही प्लेटो के लिए कह रही हैं कि प्लेटो जो है वो स्वयं एक समाज सुधारक थे। होमर की निंदा कैसे की, मैंने आपको बताया, कहा कि आगे आएगा भी ये होमर की निंदा कैसे की, ठीक है। इनकी विचारधारा आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये पूरा अभी आपको देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। वे प्रत्येक यूनानी को आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे। तो प्रत्येक जो यूनान में व्यक्ति रहता है उसको क्या बनाना चाहते हैं? आदर्श नागरिक। इंग्लिश में लिखा था, कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखा था, इसको आगे हम हिंदी में देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसकी टेंशन मत लो। मैंने इंग्लिश में इसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, लेकिन मैंने इसमें रखा नहीं है कुछ भी, है ना। मास्टर्स में तो आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश हिंदी सब बहुत सारे मतलब पैराग्राफ होते हैं। इंग्लिश के अलग से होते हैं, हिंदी के अलग से। लिखी नहीं मैंने। अच्छा, तो पीछे करूं फिर अभी। उस समय अल्पतंत्र की युवक युवतियां भोग विलास में संलिप्त थे। तो उस समय क्या था, वहां के लोग, मतलब प्लेटो यूनान के थे, यूनानी दार्शनिक थे और समाज सुधारक का काम करते थे। ओके, कोई बात नहीं। तो समाज सुधारक का काम करते थे, प्लेटो यूनान में रहते थे और यूनान में जो वहां के युवक और युवतियां थे, क्या थे वो? भोग विलास में संलिप्त रहते थे, है ना। लेकिन प्लेटो क्या करना चाह रहे थे? प्लेटो चाह रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो भोग विलास में ना रहे, सभी आदर्श बन जाए, सभी बहुत अच्छे बन जाए, है ना। सभी इन सारी चीजों से दूर हो जाए और सभी सही सही रास्ते पर, सीधे सीधे रास्ते पर, अच्छे अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दे, ठीक है। अंकिता, हो गया? तो ये चाह रहे थे कि प्रत्येक यूनानी नागरिक जो है वो क्या बन जाए? आदर्श बन जाए। उस समय अल्पतंत्र की युवतियां, युवतियां क्यों कह रही हूँ मैं बार बार, उस समय अल्पतंत्र की युवक और युवतियां भोग विलास में संलिप्त रहते थे। वे सद परामर्श से दूर, सद परामर्श मतलब अच्छे जो परामर्श कोई दे रहा है, अच्छा जो कोई गाइड कर रहा है ना, उससे वो दूर है। और होता ही है ना कि अगर मतलब युवा लोगों को स्पेशली एक एज होती है जब उनको समझाया जाता है लेकिन उनको समझ नहीं आता है ना। एक एज ऐसी होती है जिसको हम टीन एज कहते हैं। तो टीन एज में क्या होता है, बच्चा जो है वो थोड़ा रॉन्ग रॉन्ग जाने लग जाता है। तो जब उसको समझाता है कोई, तो उसको वो ही लगता है कि मेरा दुश्मन है ना। और उसको समझ नहीं आता उस समय कि क्यों कहा जा रहा है मुझे, क्यों रोका जा रहा है, क्यों टोका जा रहा है, क्यों
मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, वो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी जीऊं और मैं एंजॉय करूं, बट मुझे रोकते क्यों है ना? तो उसको समझ नहीं आता, अगर उसको कोई अच्छा परामर्श दे रहा है, उसको अच्छा गाइड कर रहा है, तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि वो सद परामर्श से दूर और मनोरंजन के पीछे भागते थे। उस समय की कविता केवल मनोरंजन के लिए लिखी जा रही थी, तो कविता ही मनोरंजन के लिए लिखी जा रही थी। यह कविता ग्रीक लोगों के अस्वस्थ मनोवेगों को उभारती है। तो वहां के जो लोग थे हो जाता है कई बार। उस समय का साहित्य बहुत गिर चुका था और सामाजिक और राजनीतिक जीवन इतना दूषित था कि प्लेटो जैसा दार्शनिक और संत स्वभाव वाला व्यक्ति यह सब देखकर व्यथित हो उठा। साहित्य कैसा था? बहुत गिर चुका था, मतलब साहित्य भी इसी तरह का लिखा जा रहा था। तो साहित्य मनोरंजन के लिए ही लिखा जा रहा था, बहुत ज्यादा गिर चुका था, और सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी बहुत ज्यादा दूषित हो गया था। अब प्लेटो जो है, कैसे स्वभाव के थे? समाज सुधारक थे, ऑब्वियसली संत होंगे, है ना? संत स्वभाव वाला व्यक्ति ये देखकर व्यथित हो उठा कि मतलब कहाँ जा रही है दुनिया और कैसे उसको ठीक किया जाए। अतः प्लेटो ने कविता के संभावित खतरों से डरकर उसकी निंदा की। प्लेटो ने कविता के संभावित खतरों से डरकर, मतलब देख लिया प्लेटो ने कि अब खतरे क्या, संभावना क्या है, किन किन खतरों की संभावना है, तो उससे डर करके कि अब क्या क्या हो सकता है समाज में, और तो उन्होंने काव्य की निंदा करनी शुरू की। और किस तरह से उन्होंने निंदा की वो हम देखेंगे अभी। क्या लिख रही हो अंकिता? सारी एबीसीडी मुझे लगता लिखती तुमने इधर ही। अतः अतः हमें ध्यान रखना होगा कि प्लेटो ने एक दार्शनिक, समाज सुधारक तथा शिक्षा पद्धति के संचालक के रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं, ना कि एक कवि या कलाकार के रूप में। तो इन्होंने अपने विचार कैसे प्रकट किए हैं? दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में, ठीक है? कवि और कलाकार के रूप में नहीं, है ना? जिस तरह से कबीर के लिए कहते हैं ना कि ये समाज सुधारक माने जाते हैं, है ना? कवि कम और समाज सुधारक ज्यादा माने जाते हैं वो। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं दार्शनिक और समाज सुधार होने के नाते, एक कवि और कलाकार के रूप में नहीं। लिखते वक्त आंख बंद हो रही थी नींद से। इतनी नींद क्यों आ रही है भाई, क्या हो गया? कहाँ से लिखी है लैंग्वेज? इतनी नींद क्यों आ रही है आपको? उन्होंने इस प्रकार की कविता का विरोध किया जो कानून और न्याय का उल्लंघन करती है। तो कानून और न्याय का जो उल्लंघन कर रही हैं चीजें, मतलब कविता उसका। नींद में अपने आप प्रकट हुई है भाषा। जल्दी उठ जाती हूँ। क्यों जल्दी उठते हो जब आपने बाद में सोना है ना? तो ऐसे ही उठो कि आप दोबारा ना सो। उन्होंने इस प्रकार की कविता का विरोध किया जो कानून और न्याय का उल्लंघन करती है और सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का विरोध करती है। प्लेटो की सत्य संबंधित अवधारणा। प्लेटो का कथन है कि सत्य वह है जिससे व्यक्ति और समाज के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को बल मिलता है। इसके विपरीत जो कुछ है वह असत्य है। इसी कसौटी को आधार बनाकर प्लेटो काव्य की परख करते हैं। वे लिखते हैं, जब कई प्राणियों और वस्तुओं की एक सामान्य संज्ञा होती है तो हम कल्पना कर लेते हैं कि उनका एक सामान्य आदर्श या रूप होगा। ईश्वर ऐसे ही सामान्य आदर्श का करता है, ना कि विशेष आदर्श का। यही सामान्य आदर्श सत्य है। संसार में व्याप्त सौंदर्य, शिवत्व, सत्य और आनंद का आदर्श एक है। तो इन्होंने क्या माना? सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्य ही शिव ही सुंदर है। वे पुनः कहते हैं कि ईश्वर ही मूल सत्य का करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर ने ही मूल सत्य की ईश्वर ने ही रचना की है और कवि तो उसकी नकल करता है। मतलब या हम आगे अभी देखते हैं। ईश्वर के सत्य की अनुकृति यह संसार है और संसार का अनुकरण ही काव्य है। तो संसार ईश्वर ने बनाया और संसार में जो कुछ हो रहा है वो काव्य है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार सत्य काव्य से 3 गुना दूर है ना? 3 गुना दूर है क्योंकि मूल रूप से सत्य का कर्ता कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर ने क्या किया है? ईश्वर के सत्य ईश्वर के सत्य की अनुकृति क्या है? संसार। और संसार का अनुकरण काव्य है। तो सत्य से कितना दूर है काव्य? 3 गुना दूर है। काव्य को सत्य से दूर मानने के पीछे कुछ कारण हैं। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप प्लेटो ने काव्य और सत्य की विवेचना की। प्लेटो के काल में जो काव्य कृतियां लिखी जा रही थी उनमें जीवन का अनुदात और अवांछनीय था। उस समय मनोरंजन की वस्तु बनकर रह गई थी। अक्सर रंगमंच पर पात्रों को रोते पीटते तथा शोक आदि भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिखाया जाता था। प्लेटो का कहना था कि वास्तविक जीवन में हम इन बातों को पसंद नहीं करते हैं। किन बातों को? रोने पीटने को, शोक को, है ना? वास्तविक जीवन में हमें पसंद नहीं है कि हम रोएं, हाँ, हम परेशान हो, हम शोक में हो या फिर कोई दूसरा, है ना? तो प्लेटो का विचार था कि अनुकरण का सिद्धांत अज्ञानता से उत्पन्न होता है। अतः कविता भी अज्ञान से उत्पन्न तथा सत्य से दूर है। अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए वे पलंग का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर एक पलंग की रचना करता है। ईश्वर एक पलंग क्या होता है? बेड। पलंग की रचना करता है। वह पलंग आदर्श होता है क्योंकि वो ईश्वर ने बनाया। तो जो चीज ईश्वर ने बनाई वो क्या है? आदर्श है। ठीक है। बढ़ई एवं चित्रकार उसका अनुकरण करके, अब कोई भी बढ़ई है या फिर मतलब बनाने वाला है या फिर कोई चित्र बनाने वाला है, चित्रकार, इसका अनुकरण करके पलंग बनाते हैं ना। अब एक एक बेड है जो किसी ने बनाया है और कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो उसका चित्र बना देता है। तो वो चित्र में वो असलियत तो नहीं रह जाती है ना, जो एक्चुअल बेड में होती है ना? परंतु वे वास्तविक पलंग के रूप से परिचित नहीं है। फिर भी वे अनुकरण करते हैं। सत्य उसी आदर्श पलंग में निवास करता है जिसका कर्ता ईश्वर है। तो शेष पलंग असत्य है। इसको हम अभी बहुत अच्छे से आगे और क्लियर करेंगे, है ना? यूनान का महान मतलब और अभी आगे है इसके बारे में डिटेल। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो का जन्म यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का जन्म एंथिस नामक नगर में 427 ईस्वी पूर्व के एक कुलीन वंश में हुआ था। पूर्व में एक कुलीन वंश में हुआ था। प्लेटो को उनके माता पिता ने अरिस्तोक्लीस नाम दिया था। अरबी फारसी में यही नाम अफलातून के रूप में प्रचलित है, किंतु विश्व की अधिकांश भाषाओं में इन्हें प्लेटो नाम से ही जाना जाता है। प्लेटो की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, किंतु उन्होंने स्वयं कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, अतः सुकरात की छत्र छाया में ही प्लेटो की शिक्षा दीक्षा हुई। प्लेटो ने अनेक वर्षों तक कई देशों का भ्रमण किया और विभिन्न दार्शनिक मतांतरों का गहन अध्ययन किया। प्लेटो का चिंतन उनके लिखे संवादों में मुखरित हुआ है। उनके कुछ संवाद पोलितेइया, रिपब्लिक तथा इयॉन में संकलित है। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनकी दृष्टि में अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका था संवाद। अब जो सुकरात इनके गुरु थे, उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था, उन्होंने सिर्फ उपदेश दिए थे, है ना, सिर्फ बोला था। तो संवादों में तो अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका, पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, है ना, सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संवाद है, प्रश्नोत्तर है, जिसमें अध्यापक और अध्येता दोनों सहभागी हो। तो अध्यापक जो है वो सवाल पूछे और जो अध्येता यानी कि विद्यार्थी जो है, अध्ययन करने वाला जो है, वो क्या करे, मतलब जवाब दे, है ना, दोनों सहभागी हो। एंथिस पर
स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म से 4 वर्ष पहले हुआ था। इस कारण प्लेटो का शैशव, कैशोर और यौवन का भी आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीता। उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि की ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आंखों से देखी। जब वे रिपब्लिक में कहते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूत है। तो मतलब गुलामी जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही उसने यह भी देखा कि एक ओर तो लोकतंत्र वैचारिक स्वतंत्रता का दम भरता है और दूसरी ओर एक बुद्धिजीवी ये सुकरात को तर्क के प्रचार के लिए मृत्यु दंड देता है। टाइम हो गया क्या? चलते हैं हम। प्लेटो दार्शनिक होते हुए भी कवि हृदय संपन्न था। उसने महान कवियों के काव्य का अध्ययन किया। जब हम उसे काव्य और कवि की निंदा करते हुए पाते हैं तो किंचित रूप में कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात कुछ निराशा और अटपटी सी लगती है। पर यदि हम उसकी युग की परिस्थितियों, उसकी रुचि, प्रवृत्ति और उसकी जीवन दृष्टि को ध्यान में रखें, तो उसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण सहज ही समझ में आ जाता है। वह सत्य का उपासक और तर्क का हिमायती था, अतः सत्य की रक्षा करने के लिए उसने एक ओर दर्शन की वेदी पर अपनी कवि हृदय की बलि चढ़ा दी और दूसरी ओर अपने श्रद्धा पात्र होमर की निंदा यह कहकर की कि उसने दुनिया भर के लोगों को होमर ने झूठ बोलना सिखाया। ठीक है, झूठ बोलना कैसे सिखाया वो आगे पूरा ये क्लियर होगा जब हम इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। प्लेटो का मत था कि उसके समय कविता मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी जो ग्रीक लोगों के अस्वस्थ मनोवेगों को उभारती है। तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत या एक स्लाइड और देख लेते हैं। देव और महापुरुषों के आख्यानों का तो स्वागत किया है, किंतु उनका आक्रोश तो उन साहित्य से है जो दुखांतक, रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमजोर बनाते हैं। मतलब उनका मतलब ये था कि जो चीजें हमें रियल लाइफ में पसंद नहीं है, कि रोना धोना, शोक और मतलब ये रोना पीटना और दुख तकलीफें जो हैं, अगर उसको काव्य में दिखाया जाए तो उससे समाज कमजोर बनेगा, है ना। तो कमजोर समाज अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है। वो पहले ही क्योंकि गुलामी थी उस समय, बता रहे हैं कि गुलामी जो है मृत्यु से भी भयावह है। तो उस समय गुलामी थी, और अगर समाज गुलाम होगा तो फिर ऐसा काव्य पढ़ करके या फिर ऐसे नाटक देख करके, ऐसी फिल्में देख करके समाज जो है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, लोग जो है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। इसलिए वैसे साहित्य और लेखकों को राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। तो मतलब जो दुनिया को कमजोर बना रहे हैं, समाज को कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि जो मतलब लिखते हैं कवि, है ना, उसका असर जनता पर होता है। जो फिल्में देखते हैं, जो नाटक देखते हैं, उसका असर जनता पर होता है ना। तो बहुत मतलब टीवी से लोग सीखते हैं, तो टीवी से देख करके, सुन करके, पढ़ करके लोग सीखते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अच्छा लिखेंगे, अच्छा दिखाएंगे, तो फिर दुनिया की जो विचारधारा है वो अच्छी होगी। और ऐसा कुछ भी ना लिखे लेखक जिससे मनोबल टूट जाए लोगों का, है ना। अगर पहले ही लोग गुलामी में हैं तो और ज्यादा ऐसा काव्य पढ़ करके वो क्या हो जाएंगे, उनका मनोबल और कमजोर हो जाएगा और वो और ज्यादा कमजोर बनते चले जाएंगे। तो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे लेखकों का तो समाज में ही रहने का अधिकार नहीं है, राज्य में ही रहने का अधिकार नहीं है, जो बल और पौरुष को जगाने के बदले कमजोर बनाता हो। बर्ट्रैंड रसल का कहना ठीक ही लगता है कि प्लेटो के अनुदार विचारों को भी ऐसे सज धज के साथ प्रस्तुत करने की कला थी कि वे भावी युगों को प्रवंचित कर रहे थे। ठीक है, ये प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत अब हम इसके आगे देखेंगे, तो शाम की क्लास में फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल हम चलते हैं। ठीक है सबको, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं शाम की क्लास में। ओके, मोस्ट वेलकम।